नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सेट नंबर 38 के हिंदी के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलोमार्थी शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड था सम्मुख और उसके सामने था प्रत्यक्ष। तो सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नेपथ्य। सम्मुख का मतलब होता है सामने, है ना। नेपथ्य का क्या हो जाएगा, पीछे। आप लोगों को पता है पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य, है ना। ऐसे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। कुछ यहाँ पर है, पंडित का हो जाएगा मूर्ख, प्रशंसक का निंदक, और ऐसे अगर प्रशंसा आ गई तो क्या हो जाएगा, फिर निंदा हो जाएगा। महायोगी का महाभोगी, विधि का निषेध, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, संकलन का व्यकलन, और रूढ़िवादी का हो जाएगा स्वच्छंदवादी। ठीक है, ध्यान रखना इनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब स्कूल की घंटी बजी तब हम सब घर आए, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है। हम सभी लोग जानते हैं कि रचना के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। एक हो जाएगा कौन सा, सरल, एक होता है संयुक्त, और तीसरा क्या हो जाएगा, मिश्र। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन तीनों की परिभाषा वगैरह छोड़ो। कई बार हम क्या करते हैं, बुक में हम रटने लग जाते हैं, जो इनके जो समुच्चय बोधक शब्द आते हैं उनको हम रटने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सरल है उसमें हमेशा क्या होगी, एक क्रिया। जो भी वाक्य एक क्रिया वाला होगा वो हमेशा किसमें आएगा, आपका सरल में आएगा। अब इन दोनों में क्या आएंगे, दो दो क्रिया वाले। अब दो दो क्रिया वाले तो कैसे आएंगे, ध्यान रखना। जो संयुक्त होगा उसमें दो या अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होंगे, दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होंगे। और जो मिश्र में होगा उसमें क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य उस पर क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य। अब यहां पर ध्यान रखना, ये मिश्र कैसे है और कैसे इसमें जो है आश्रित उपवाक्य है। एक एग्जाम्पल संयुक्त का भी देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम, राम स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी जा चुकी थी। इसको तो हो जाएगा सरल वाक्य सीधे से, जहां पर एक क्रिया हो जाएगी। एक तो इसमें दो क्रियाएं हैं कि राम स्टेशन पहुंचा, दूसरा क्या है, गाड़ी जा चुकी है। दो क्रियाएं हैं, दो क्रिया का मतलब है, तो इसमें सरल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो संयुक्त में हमने क्या देखा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य। स्वतंत्र का मतलब है उन्हें हम अलग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम योजक जो शब्द है हमारे पास, अगर इसको हटा दें कि राम स्टेशन पहुंचा, क्या ये किसी पर आश्रित है, क्या ये किसी अन्य पर निर्भर है पूरा होने के लिए, ये क्या है, अपने आप में पूरा है ना। ऐसे ही गाड़ी जा चुकी थी, ये भी अपने आप में क्या है, पूरा है। तो दोनों वाक्य स्वतंत्र रूप से अलग हो पा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त हो जाएगा। और मिश्र में हमने क्या देखा था, एक प्रधान और अन्य आश्रित। अब आश्रित का मतलब क्या होता है, देखो आश्रित तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो जिस पर आश्रित है वो जिंदा रहेगा, मतलब जब तक वो दोनों एक साथ रहेंगे, है ना। जब स्कूल की घंटी बजी तब हम सब घर आए। अगर मैं इसको अलग करूं, जब स्कूल की घंटी बजी, क्या इसे कोई पूरा कोई बोलने का कोई मकसद पूरा पता चल रहा है, क्या इसका पूरा कोई अर्थ पता चल रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब स्कूल की घंटी बजी अपने आप में क्या है, आधा है ना। तब हम सब घर आए। अगर इसको भी हम एक साइड से आधा देखेंगे, स्वतंत्र रूप से देखेंगे, तो इसका भी कोई अर्थ अपने आप में नहीं बन पा रहा है। तो अर्थ, पूर्ण अर्थ बनने के लिए क्या चाहिए हमें, दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण हम जानते हैं, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुण में क्या होगा, उसकी दशा स्थिति का बोध कराएगा। ऑप्शन चार में हमारे पास। अब मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमें विशेषण का पता करना है तो हमें क्या ढूंढना होगा, विशेषण और विशेष्य को पहचानना होगा। मोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया, के पास कोई पुस्तक है। अब देखो पुस्तक हो गया, उसके साथ साथ कोई आ गया। यहाँ पर ये क्या है, विशेषण विशेष्य है। सुरेश की सभी गाय, ये क्या है, विशेषण और ये विशेष्य हो जाएगा। मोहन से अगला आदमी, विशेषण विशेष्य हो जाएगा। रोहित ने 4 कप चाय, ये क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें देखते हैं, कोई पुस्तक। अब हम क्या जानते हैं कि अगर किसी संज्ञा के साथ लगकर कोई सर्वनाम आ जाए और वो सर्वनाम उसी के संबंध में कोई बात बता रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है, सुरेश की सभी गाय पानी पी रही है। अब देखो गाय है तो गाय को हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक में आ जाएगा सभी। कोई निश्चित संख्या नहीं है तो किस में आ जाएगा, ये अनिश्चित संख्या में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा है, मोहन से अगला आदमी। अब क्या ये अगला किसी संख्या का बोध करा रहा है,
कि कितने आगे कितने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करा रहा है। ये अगला क्या है, अगला, पिछला, दायां, बायां, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है, उसकी दशा, उसकी स्थिति का बोध करा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्थिति दशा किसमें आती है, गुणवाचक में, और यही इसका आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। लास्ट वाला देख लेते हैं। रोहित ने 4 कप चाय पी। यहाँ पर हमारे पास विशेष्य क्या है, कप या चाय। मेन जो यहाँ पर विशेषण है, मुख्य विशेष्य, जो मुख्य विशेष्य है यहाँ पर वो क्या है, चाय। अब चाय को हम माप सकते हैं, उसका निश्चित परिमाण हमें दे रखा है 4 कप, तो किसमें आ जाएगा, निश्चित परिमाण, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है। अशुद्ध वाला था ऑप्शन सेकंड था आपके पास, अंतर्द्वंद्व। ध्यान रखना, कभी कभार द्वंद्व आता है तो हम इसको वा नहीं करते बल्कि इसको द्वंद्व करते हैं। द्वंद्व जबकि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, ये द्वंद्व हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी जो सामान्य सी चीजें हैं जो हमारी कई बार गलत हो जाती है। उज्ज्वल, ये तो सबका सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि काफी बार पेपरों में आता है। दंपति, ध्यान रखना इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होगी। हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकश्यप कर देते हैं हम इसको, तो इसका शुद्ध क्या होगा, हिरण्यकशिपु। वाल्मीकि हो जाएगा, ध्यान रखना, माँ में बड़ी ई की मात्रा और का में छोटी ई की मात्रा। तदनंतर, हम इसको तदंतर लिखते हैं, तदंतर, जबकि तदंतर गलत है। उसके बाद आता है सदुपयोग। सदुपयोग कैसे बना है, सद प्लस उपयोग। वो आपने अगर कभी व्यंजन संधि पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि व्यंजन संधि में ता के बाद ता का फर्स्ट का क्या बन जाता है, थर्ड बन जाता है। ऐसे यहाँ पर उस नियम के तहत ता का दा बन जाएगा, दा हलंत है, इसमें ऊ जुड़ेगा तो ऊ हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर है, अनुग्रह आएगा तो ऐसा हो जाएगा, अनुग्रहित आएगा तो ध्यान रखना इन दोनों में। यहाँ पर ये रा है, यहाँ पर ये री में परिवर्तित हो जाता है। सहस्त्र धारा, कभी कभार हम इसको सहस्त्र लिख देते हैं जो कि गलत होता है, कई सारी पुस्तकों में भी लिखा हुआ मिलता है ना। तो शुद्ध जो वर्तनी होगी सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है हजारों। गत्यावरोध, हम इसको गत्यावरोध कर देते तो यहाँ पर मात्रा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कैसे बना है, गति प्लस अवरोध। हम जानते हैं कि अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका या बनता है, और या में मात्रा कौन सी होगी, उस भिन्न स्वर वाले। तो यहाँ पर आ है सीधे, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी। अनधिकार, ये कैसे बना है, अनहलन प्लस अधिकार। कभी कभार हम इसको अनाधिकार कर देते हैं, तो ना इसलिए नहीं होगा क्योंकि हलंत है, हलंत के बाद क्या है, ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ है तो ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो सीधे सीधे यहाँ से हलंत हटा देगा, ठीक है। सन्यासी, बिंदु भी होगी और आधा ना भी होगा। अस्वस्थामा, कई बार इसको अस्वस्थामा कर देते हैं, इसका उच्चारण हमने कई बार सुना होगा अस्वस्थामा, तो अस्वस्थामा नहीं बल्कि अस्वस्थामा होता है। तो पढ़ते पढ़ते अगर आपकी जो उच्चारण जो विधि है वो अगर सही है, अगर आप सही उच्चारण करते हो शब्दों का, तो आपकी वर्तनी धीरे धीरे सही हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रदपुट निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो रदपुट है ओष्ठ का, कुछ यहाँ पर है ओष्ठ के अधर, रदपुट, रदच्छल, इनको ध्यान रखना बहुत है। अभिजात हो जाएगा श्रेष्ठ, पूज्य, कुलीन या उच्च। ऐसे अभिप्राय आता है तो अभिप्राय का हो जाएगा अर्थ, तात्पर्य, आशय, मायने और मतलब। अनाज का हो जाएगा अन्न, गल्ला, सस्य और धान्य। इनको ध्यान रखना और जब आपको समय मिलता है तो इनको नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजकल बाजार में बहुत मीठे आम मिल रहे हैं, रेखांकित में कौन सा पदबंध है। तो सबसे पहले पदबंध के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पदबंध ध्यान रखना, हमारे पास 4 प्रकार के पदबंध होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। शब्द के बारे में बता चुका हूँ, शब्दों का अक्षर व वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, जब तक वो स्वतंत्र है। जब वो किसी वाक्य में उसका प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, और ऐसे ही पदों का समूह क्या कहलाएगा, पदबंध। तो आपको ध्यान रखना, रेखांकित आपको दिया होगा, एक वाक्यांश दिया होगा, उस वाक्यांश का उस वाक्य में क्या कार्य है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वो आपका पदबंध कहलाएगा। अगर वो संज्ञा को निर्धारित कर रहा है, संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है तो संज्ञा हो जाएगा, विशेषण को कर रहा है तो विशेषण, क्रिया को कर रहा है तो क्रिया, और क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं ऊपर, आजकल बाजार में बहुत मीठे मीठे आम, ये बहुत मीठे आम। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे बात किसकी की जा रही है, बहुत मीठे आम। आम क्या है, हमारे पास एक संज्ञा है, उस संज्ञा के बारे में भी हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 चीजें हमारे पास, 4 तो नहीं है, एक ही वाक्य है, इसमें जो है चारों पदबंध आपके किस प्रकार से बनेंगे ध्यान रखना। अगर यहाँ तक अंडरलाइन है कि दीवार के पीछे खड़ा, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे खड़ा हो गया, क्रिया हो रही है तो क्रिया पदबंध, लेकिन नहीं। दीवार के पीछे खड़ा क्या, पेड़, उस पेड़ की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है ना।
तो ये जो वाक्यांश है ये किसका, उस वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता का वर्णन कर रहा है, किसी वाक्य में, उस वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण, विशेषण पदबंध कहलाएगा ये इतना। दूसरा आता है, अगर ये पूरा अंडरलाइन पेड़ तक होता है कि दीवार के पीछे खड़ा पेड़। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सीधे सीधे इसमें संज्ञा भी आ गया, तो हम इस यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, संज्ञा के बारे में ही बता रहे हैं कि दीवार के पीछे खड़ा पेड़। मतलब माना कोई पेड़ है तो बताने का आशय क्या है कि दीवार के पीछे खड़ा पेड़, तो वहां पर पेड़ ही बताया जा रहा है, मतलब संज्ञा के बारे में ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, धीरे धीरे गिर गया, इसमें कौन सा पदबंध होगा। फिर से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा, लेकिन नहीं, क्रिया विशेषण क्यों नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे गिर गया। अब उस पेड़ के बारे में अगर बात करो कि वह पेड़ धीरे धीरे गिर गया, तो हमारे बोलने का मकसद क्या है कि वह गिर गया, है ना, टूटकर गिर गया। तो मेन चीज यहाँ पर क्या आ रही है, क्रिया आ रही है, तो क्या हो जाएगा क्रिया पदबंध। ध्यान रखना, जब किसी वाक्य में केवल और केवल क्रिया विशेषण अंडरलाइन हो, उसी स्थिति में वो क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे, केवल धीरे धीरे अंडरलाइन है, धीरे धीरे क्या हो गया, गिर पड़ा। तो गिर पड़ना एक क्रिया है, कैसे गिरा, धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ है, वाक्य में कौन सा कारक, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। जो हमारे पास संबंध कारक है उसे कारक चिन्ह आप लोगों को पता है क्या होता है, काकी के रारी रे ना नी ने। तो इसका प्रयोग तो आप लोगों ने सुना होगा, राम का पेन, राम की पुस्तक, भारतेंदु के नाटक, है ना। तो उस नाटक का संबंध क्या है, उस मतलब भारतेंदु से है, राम की पुस्तक, मोहन का पेन, उस पेन और मोहन का संबंध बता रहा है कौन, का की के। तो दो संज्ञाओं के बीच जहां पर संबंध कोई शब्द स्थापित करे, तो जिस कारक में दो संज्ञाओं के बीच कोई संबंध बताया जाता है वहां पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कि रा री रे और नानी ने का प्रयोग कहां पर होगा, तो जो रा है वो हम और तुम के साथ जुड़कर आता है, हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। ऐसे ना किस में आते हैं, आप शब्द के साथ जुड़ता है, अपना पेन उठाओ, तो मतलब उस पेन का संबंध किससे, आप शब्द से, और संबंध कौन स्थापित कर रहे हैं, ना। तो ऐसे ही अपना अपनी अपने, ये किसमें आ जाएगा आपका संबंध कारक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा पद का उदाहरण है। तो संज्ञा पद है हमारे पास कौन सी, कौन, दौड़। अब देखो दौड़ किस संज्ञा में आएगा, दौड़ होगी एक भाववाचक संज्ञा। अगर इसका दौड़ना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था निज, तो निज क्या क्या है, एक सर्वनाम है, निजवाचक है ना, निज। और निजता क्या हो जाएगा, उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेकंड है दुर्बल, तो दुर्बल भी क्या है, एक विशेषण, वह दुर्बल है ना। तो दुर्बल का क्या हो जाएगा, दुर्बलता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। और एक आपके पास मीठा है, ध्यान रखना आपके पास 3 शब्द यहाँ पर है, मीठा, मिठास, मिठाई। तो जो मीठा है वो क्या है, विशेषण है, कोई फल है वह मीठा है ना, उस फल, आम मीठा है, यह सेब मीठा है, तो उस सेब की विशेषता क्या है कि मीठा है। मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, और मिठाई क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाई के अंतर्गत कई सारे प्रकार की मिठाई आ जाती है। और अगर बहुवचन में भी हो जाएगा तो आपको पता है कि कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में हो जाती है तो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पितरानुमति में कौन सी संधि है। तो पितरानुमति का पहले हम संधि विग्रह करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, पितृ प्लस अनुमति। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर री है, ताहलन प्लस री, इसको अगर अलग करेंगे तो री के बाद क्या आ रहा है, मतलब भिन्न स्वर आ रहा है, तो बनेगा क्या, रा बनता है। और रा में मात्रा कौन सी होगी, उस भिन्न स्वर के हिसाब से, ठीक है। तो भिन्न स्वर के हिसाब से क्या है, तो यहाँ पर ह्रस्व आ है तो मात्रा नहीं होगी, अगर वहां से सीधे सीधे हलंत हट जाएगा, तो यहाँ से हलंत हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा केवल पी, यहाँ पर बचा ता हलंत के साथ, प्लस ये बचा क्या, रा, प्लस यहाँ पर बच जाएगा ऊपर से नुमति। तो अब रा और आधा ता, ये ता हलंत तो रा, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पितृनुमति। तो संधि है कौन सी आपकी, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, अगर ई के पश्चात भिन्न स्वर है तो या बन जाएगा, ऊ के पश्चात अगर भिन्न स्वर आता है तो आपका वा बन जाता है, और अगर री के बाद भिन्न स्वर आता है तो रा बन जाता है। और ध्यान रखना
या व रा जो बनेंगे उनमें मात्रा होगी किसके हिसाब से, जो उधर साइड भिन्न स्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं था, क्योंकि जो उपल है वो किसका होता है, उपल का होता है ओला, और जो पत्थर है, पत्थर क्या है, एक तद्भव शब्द है, उसका क्या हो जाएगा, प्रस्तर। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाक में मिलना, मुहावरे का अर्थ। तो खाक में मिलने का हो जाएगा सब कुछ नष्ट होना। ध्यान रखना जो पहला ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज मत होना, सब कुछ नष्ट करना। अगर खाक में मिलाना होता, खाक में मिलाना, तब क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, खाक में मिलना, तो सब कुछ नष्ट होना। इसके अलावा कुछ मुहावरे आपके पास हैं स्क्रीन पर, इनको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है। अभी यहाँ पर केवल इसी को देखेंगे, क्योंकि हम वाच्य वैसे देख भी चुके हैं, फिर आगे देखेंगे। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना हमें, क्रिया। हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम क्रिया का पता करेंगे, सकर्मक है या अकर्मक। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा देना क्या है, क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब ध्यान करो कि अगर सकर्मक क्रिया है तो 3 वाच्य में से कौन सा बाहर हो जाएगा, आपका भाववाच्य बाहर हो जाएगा, क्योंकि भाव में केवल केवल कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब आपके पास क्या बचा, कर्ता और कर्म। अब हमने क्या देखा कि कर्म हमेशा किसके साथ आता है, से या द्वारा विभक्ति के साथ आता है। क्या वाक्य में से या द्वारा है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, फिर क्या बचा हमारे पास, कर्तृवाच्य बचा, और ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी आता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता गौण होता है। और फिर अकर्तृवाच्य के ही 2 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपके पास चारों ऑप्शन में है, स्थानवाचक, कालबोधक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इन चारों के बारे में बता चुका था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, रीतिवाचक, क्योंकि रीति में क्या है, उसका तरीका बताया जाता है कि क्रिया कैसे संपन्न की जा रही है। स्थान का क्रिया कहाँ पर संपन्न की जा रही है, उसमें कहाँ का आपको जवाब मिलेगा। जो कालवाचक हो जाएगी उसमें कब का आपको जवाब मिलेगा, और परिमाण में कितना। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थानी किस अपभ्रंश से विकसित भाषा। ये है सोरसेनी से। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमारे पास कुछ अपभ्रंश है, जो भारतीय भाषा परिवार है उसकी जो भाषाएं है वो अपभ्रंश से विकसित हुई है। सोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। अगर आपको पश्चिमी हिंदी यहाँ पर याद है सोरसेनी में, तो आपको याद रखने की जरूरत फिर क्या है कि भारत के पश्चिम में और कौन कौन से राज्य हैं। तो कौन से हो जाएंगे, आपके राजस्थानी आ जाएगी और गुजराती आ जाएगी। राजस्थान और गुजरात पश्चिम में है। उसके बाद आता है मागधी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं प्राचीन, और वो साम्राज्य वर्तमान कहाँ पर था, बिहार में, है ना। तो बिहार में था, तो बिहार के अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य है, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया उड़ीसा, बंगाल का हो गया बांग्ला, और असम का आसमिया। तो यहाँ पर जो है ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब दूसरा आता है अर्ध मागधी। जब मागधी इस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्ध मागधी भी कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र से संबंधित है। ये सारे राज्य कहाँ पर है, पूर्व में स्थित है। तो ये किसमें हो जाएगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद खस में तो आपको पता है पहाड़ी, और पहाड़ी हिंदी है, इसके अंतर्गत गढ़वाली कुमाऊनी बोलियां आती हैं। ब्राचड़ में हो जाएगा पंजाबी और सिंधी। यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभार पंजाबी के लिए पैसाची भी आती है, कि कौन सी भाषा पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो वो हो जाएगी कौन सी, पंजाबी। उसके बाद महाराष्ट्री आता है तो मराठी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक है, अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है तो परीक्षा वाणी में आपने क्या पढ़ा, गढ़वाली और कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है, सोरसेनी से हुआ है। बिल्कुल सही है वो भी, क्योंकि जो खस अपभ्रंश और जो ब्राचर अपभ्रंश है, इन दोनों का विकास किससे हुआ है, सोरसेनी से माना जाता है। तो वो थोड़ा सा डीप में चले गया। अगर हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा डीप में आ जाता है कि खस जो अपभ्रंश है उससे विकास हुआ है किसका, पहाड़ी हिंदी का। और अगर नॉर्मल आपने उत्तराखंड में पढ़ा होगा तो वहां पर सीधे सीधे सोरसेनी आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोहन यह काम आप ही कर लेगा, रेखांकित पद किस सर्वनाम को इंगित करता है। देखो रेखांकित पद हमारे पास क्या है, आप। वाक्य में क्या है, आप ही कर लेगा। हम जानते हैं कि जो आप सर्वनाम है 2 तरीके से इसका प्रयोग होता है। एक तो होता है इसका निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम में। दूसरा होता है इसका किसमें, मध्यम पुरुष में, या सामने वाले व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के लिए तब होगा जब किसी अन्य के लिए प्रयोग होगा, जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। माना मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैं उसको बोलूं कि आप घर जाओ, तो वहां पर क्या है, मैं सामने वाले को बोल रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि रोहन यह काम आप ही कर लेगा। आप ही का मतलब क्या है, वो रोहन के लिए ही उस आप का प्रयोग हो रहा है। तो जहां पर आपका प्रयोग कर्ता के लिए होगा वहां पर वो क्या आ जाएगा, निजवाचक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद आप लोगों को पता होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस समय कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित था तो यहाँ पर एक अव्यय का कार्य कर रहा है, और अव्यय कौन सा अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अव्यय की, तो अव्यय क्या चीज होता है और ये अव्यय कहाँ पर ये पढ़ने को मिलता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हिंदी में इसको कहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तो आपने पद सुने होंगे, पद होते हैं हमारे पास कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इसी अव्यय के अंतर्गत ये सारी चारों चीजें आती हैं आपके पास। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। कई बार हम क्रिया विशेषण करते हो, हम सोचते हैं कि अव्यय है कहां पर, तो अव्यय के ही अंतर्गत कौन सा आता है आपके पास, क्रिया विशेषण आता है। अव्यय वे शब्द होते हैं, ध्यान रखना, अव्यय वे शब्द होते हैं कि जब वाक्य में किसी क्रिया के लिंग, वचन और किसी क्रिया के काल में परिवर्तित होने पर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें कहा जाता है अव्यय। क्रिया विशेषण में आपको पता है जो क्रिया की विशेषता बताएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, किसी संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करना। यहां पर आता है की और, के साथ, के पीछे। देखो संबंध कैसे बता रहा है, माने यहां पर की ओर में करता हूं मैं कि मोहन बाजार की ओर जा रहा है, तो बाजार की ओर, उस बाजार से उसका संबंध बताया जा रहा है कि वो बाजार की ओर, के साथ, मोहन पिताजी के साथ है, मंदिर, घर के पीछे मंदिर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे आपकी, संबंध बोधक में। अब समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। हमने संयुक्त वाक्य और जो मिश्र वाक्य है वो पढ़े होंगे, वहां पर क्या मिलता है, कुछ योजक शब्द मिलते हैं जो दो उपवाक्यों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। वो सब किसमें आ जाएंगे, आपके समुच्चय बोधक में आ जाएंगे। जैसे ताकि था यहाँ पर, क्योंकि, इसलिए, और, या, अथवा, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, तथा समुच्चय बोधक में, क्योंकि वो दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक को फिर से दो प्रकार में भी बांटा जाता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। इसको अभी आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा कभी। विस्मयादि बोधक में क्या हो जाएगा, मनोभाव के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ जो अव्यय आते हैं, वाह, शाबाश, है ना, तो इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये सब किसमें आ जाते हैं, अव्यय में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। तो संदेहवाचक किस आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर हम 8 प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं, वहां पर एक संदेहार्थक वाक्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यदि ऐसा ही रहा तो बहुत कुछ रुक जाएगा। अब देखो, यदि ऐसा ही रहा तो बहुत कुछ रुक जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्रिया कहीं ना कहीं दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है। तो जब ऐसा होता है, पूर्व संकेत क्रिया का मिलता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। क्यों, क्योंकि जो मुख्य क्रिया है उसका पूर्व संकेत मिल रहा है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, कि सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ का रुक जाना क्या है, मुख्य क्रिया, लेकिन कब रुकेगा, उसका पूर्व संकेत क्या है, यदि ऐसा ही रहा तो। सेकंड वाला आएगा, उत्तराखंड में कोरोना मामले कम नहीं हो रहे, तो कोई क्रिया का न होना किस में पाया जाता है, निषेधवाचक में पाया जाता है। थर्ड है, हो सकता है इस साल सब ऐसा ही रहेगा, ये क्या है, एक संदेहवाचक है, संदेहार्थक शब्द है कि जिसमें संदेह बरकरार है, मतलब, है ना। ऑप्शन फोर्थ है, आप बाहर नहीं जाओगे, यहाँ पर क्या है, सामने वाले व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। तो ये हमारे हो भी चुके हैं, फिर आगे देखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 18 है, तीमारदार शब्द का अर्थ। तीमारदार का अर्थ होता है रक्षा करने वाला या सेवा करने वाला। आपने सुना होगा राजा का तीमारदार, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवाज भी एक जगह है, निम्न में से किसकी रचना। ये है मंगलेश डबराल की। यहाँ पर मंगलेश डबराल की कुछ रचनाएं हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, संगतकार और एक बार आयोवा। ये इनका यात्रा वृत्तांत है, एक बार आयोवा। मैंने आप इनको याद रखना जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, क्योंकि इनका नाम जो है काव्य में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी लेके चलते हैं, कलवा नामक उपन्यास के लेखक। तो कलवा उपन्यास के लेखक है मनु भंडारी। मनु भंडारी हमारे रह चुके थे इनकी रचनाएं, तो इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर उपन्यास है इनके 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी और कलवा। कुछ कहानियां हैं, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु,
एक प्लेट सैलाब। एक नाटक मिलता है बिना दीवारों का घर, और इनकी जो आत्मकथा है वो क्या है, एक कहानी यह भी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी में आज इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें मिली होंगी। मिलेंगे उत्तराखंड के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।